तो ये हमारे आरसीसी सीरीज का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन मेथड्स, मतलब डिज़ाइन करने का क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये तीन मेथड हैं जो हमें डिज़ाइन पर अवेलेबल हैं। नंबर 1 WSM मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पहले जब डिज़ाइन होता था तब सभी डिज़ाइन इस मेथड पे ही होता था, ठीक है। फिर आया अल्टीमेट लोड व अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसे अल्टीमेट लोड मेथड भी कहते हैं एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड भी कहते हैं। क्या है ये सब मेथड, मैं धीरे धीरे सबको बता रहा हूँ। नंबर 3 है LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड। तो ये सब को समझने के पहले हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को फॉलो करना पड़ेगा। हम रेफरेंस के लिए माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो प्लास्टिक रेंज है वो बहुत बड़ा है। उसमें हम सभी स्टेट जो आ सकता है वो हम उस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हर जगह देखते हैं। तो कैसा है वो, व्हाइट बोर्ड पे बहुत कठिन है अपना। अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अब सब लोग शायद पढ़ ही हो गए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये हो गया आपको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इतने दूर से स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो गया। फिर ये हो गया इलास्टिक लिमिट, थोड़ा सा इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ऐसा होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। किसका, माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल मतलब वो सब मटेरियल जिसका प्लास्टिक रेंज, यहाँ का जो रेंज, प्लास्टिक रेंज मतलब, ठीक है धीरे धीरे सब बता रहा हूँ। पहले शायद ही आपको पता होगा, मतलब पता ही होगा शायद आपको कि स्ट्रेस किसको कहते हैं। हम किसी भी मटेरियल पर लोड देते हैं, वो लोड कंप्रेसिव नेचर का हो सकता है, वो लोड टेंसाइल नेचर का हो सकता है, वो लोड शेयर नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। तो हम किसी भी लोड दें, उस लोड के वजह से मटेरियल का जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेस एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। मटेरियल का जो इंटरनल प्रॉपर्टी है उसके लिए मटेरियल एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब वो जो एक्सटर्नल लोड है उस एक्सटर्नल लोड का ऑपोजिट एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वो रेसिस्टेंस पर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। वो रेसिस्टेंस
क्या बोला मैंने, जिस लोड, जो लोड है उस लोड का इक्वल होता है, क्योंकि उस लोड के लिए ही तो, एक्सटर्नल लोड के लिए ही तो रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए स्ट्रेस होता है लोड, एक्सटर्नल लोड जो होता है बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया आप सबको पता ही होगा। ये अगर लेंथ बोलूँ मैं, लेंथ के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो एरिया होता है, ये अगर मेरा लेंथ हुआ तो इसको अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे अगर देखूँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे अगर मैं ब्लेड चलाऊँ या फिर मैं काटूँ, तो जो एरिया, मतलब ये जो साइड का एरिया है इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं, मतलब लेंथ का साइड पे जो एरिया होता है इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो लोड पर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कहते हैं स्ट्रेस। एंड स्ट्रेन क्या है, ये जो हम लोड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस लोड प्रोड्यूस के कारण इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो ये जो डिफॉर्मेशन आता है, ये डिफॉर्मेशन का वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेन मतलब DL/L, मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओके। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इस कर्व पे हम क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट तक, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नाम ही देता हूं, इस ए पॉइंट का नाम है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसीलिए नाम है क्योंकि अगर आप देखें तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। एक और भी चीज़ है, ये इलास्टिक लिमिट, इतने दूर इलास्टिक लिमिट मतलब O पॉइंट से B पॉइंट तक ये मटेरियल इलास्टिक नेचर का होता है। इलास्टिक मतलब हम एक्सटर्नल लोड दे रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल लोड के कारण उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ रहा है, अगर हम वो लोड देना बंद कर दें तो वो मटेरियल्स फिर से अपने जो एक्चुअल शेप है उसमें चला जाता है, इसको कहते हैं इलास्टिक। एंड प्लास्टिक किसको कहते हैं, प्लास्टिक वो मटेरियल जिसको हम लोड देकर जो डिफॉर्म कर रहे हैं, लोड अगर हम हटा भी दें तो भी वो अपने शेप पे नहीं आता, इसको प्लास्टिक कहते हैं। तो माइस्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल, मतलब असल में कोई भी मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता, ठीक है। परफेक्टली प्लास्टिक का पता नहीं, लेकिन मेरा जितना ये है, मतलब ज्ञान है, उसके अंदर कोई भी मटेरियल प्लास्टिक परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता, ठीक है। अब परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता। अब मटेरियल डिफर्स इज दिस रेंज, मतलब कोई मटेरियल का प्लास्टिक रेंज छोटा हो सकता है, कोई मटेरियल का प्लास्टिक रेंज बड़ा हो सकता है। प्लास्टिक रेंज मतलब हम लोड दे रहे हैं, वो शेप चेंज कर रहा है और वो शेप चेंज परमानेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इतने दूर, इतने लोड तक हम, लोड का टाइप क्या है, लोड है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड, मतलब धीरे धीरे लोड सेम क्वांटिटी से बढ़ रहा है। तो ये ग्रेजुअली लोड इंक्रीज पर जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है माइल्ड का, वो कर्व है ये, ठीक है। इस कर्व पर जो ए पॉइंट है ये होता है, इसको हम कहते हैं क्या, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, बी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट, मतलब ये लिमिट ऑफ दी ए टू बी का स्ट्रेट लाइन, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन हम लोड बी तक अगर हम अप्लाई करें, बी पॉइंट तक अगर हम अप्लाई करें तो वो फिर से अपनी स्टेट पे आ सकता है अगर हम लोड को बंद कर देना, मतलब लोड को हम रिमूव कर दे तो। लेकिन आफ्टर बी पॉइंट क्या हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं अपर हिल पॉइंट, ये जो पॉइंट है लोअर हिल पॉइंट, मतलब सी पॉइंट से धीरे धीरे यील्डिंग मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। सी पॉइंट से धीरे धीरे यील्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों अपर हिल पॉइंट, क्यों लोअर हिल पॉइंट, ये दो हिल पॉइंट क्यों आता है? असल में मटेरियल जो होता है, मटेरियल का ये जो माइल्ड स्टील मटेरियल है, माइल्ड स्टील मटेरियल के जो कार्बन जो पार्टिकल है, मतलब क्रिस्टल में है ना जो कार्बन पार्टिकल, वो डिसलोकेटेड रहता है, आपस में पिन रहता है, डिसलोकेशन, ठीक है। समझ रहे हो ना आप? मैं थोड़ा हिंदी वीक है, कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो जो होता है कि वो जो कार्बन पार्टिकल है माइल्ड स्टील पे, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, इसको ज़्यादा डीपली अब नहीं पढ़ाता, मैं इसका अलग ही वीडियो करूँगा
जो होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर, ठीक है। मेरे सोम सीरीज पे एक वीडियो होगा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे होगा, उस पर मैं ये सब लोग स्ट्रेस क्यों आता है मटेरियल पे, क्यों होता है, ये सब रहेगा एंड डिटेल्स पे ये रहेगा। अब मैं ये बोलकर, ये असल में सोम का टॉपिक है, ठीक है, ये अब मैं बोलकर इसको ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, कठिन नहीं करना चाहता, ठीक है। अब सिंपली समझिए, ये होता है अपर हिल पॉइंट। खूब सिंपली अगर हम कहें तो ये पॉइंट वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, ये पॉइंट वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट है लोअर हिल पॉइंट, ये वेल डिफाइंड है। क्यों? इसका कारण स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा। इसलिए हम लोअर हिल पॉइंट को हिल स्ट्रेंथ लेते हैं। अच्छा, पहले मैं समझा दूँ पूरा कार्ड। तो क्या समझे? ए पॉइंट ऑफ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बी पॉइंट ऑफ द इलास्टिक लिमिट, सी पॉइंट हो गया हमारा अपर हिल पॉइंट, डी पॉइंट हो गया हमारा लोअर हिल पॉइंट। फिर ये एक पॉइंट है, देखिए यहाँ पर अल्टीमेट लोड ले सकता है मटेरियल, ठीक है, यहाँ पर मटेरियल अल्टीमेट लोड ले सकता है, तो इसको हम कहते हैं अल्टीमेट लोड पॉइंट। और एफ पॉइंट मतलब फ्रैक्चर। तो क्या फ्रैक्चर मतलब क्या होता है? अगर आप देखेंगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहते हैं उसको, यूटीएम। तो उसमें अगर आप देखेंगे एक माइल्ड स्टील का बार अगर आप इसमें घुसा दो, ठीक है, जो होता है दो तरफ, वो क्या होता है, टेंशन देता है। टेंशन अगर आप देखोगे तो वो जो बीच का जो पोर्शन है, बीच का पोर्शन पे देखोगे वो धीरे धीरे पहले जब रहता था, ठीक है, कुछ ऐसा रहता था, ऐसा रहता था। ये बीच का पोर्शन है। जब देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, इस पॉइंट के बाद, इस जो पॉइंट है अपर हिल पॉइंट के बाद, इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। आते 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 ये डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे जाकर ये अल्टीमेट लोड ले सकेगा। फिर क्या होगा, E2F नेकिंग रीजन कहते हैं इसको, मतलब ये क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा हो जाएगा। फिर छोटा होते होते एक टाइम इतना छोटा हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। जो ब्रेथ है सपोज इतना रहेगा, फ्रैक्चर फेलियर हो जाएगा, दिए दो अलग हो जाएगा, दो अलग हो जाएगा, बहुत ही छोटा होगा, ये दो अलग हो जाएगा। तो ये होगा। अब अगर आप देखोगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे अगर आप फॉलो करोगे ये टेस्ट, तो ये आप देख पाओगे। तो इसको कहते हैं नेकिंग रीजन, मतलब E2F नेकिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो अब हम क्यों डिजाइन मेथड पे हम क्यों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ रहे हैं? तो पहला जो मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इस मेथड पे कहा जाता है, मतलब इस मेथड पे एजम्पशन ले गया है कि मटेरियल का स्ट्रेंथ सिर्फ यील्ड पॉइंट तक है। यील्ड पॉइंट छोड़ दो, अब बहुत ही सिंपल समझो, मटेरियल का रेंज इलास्टिक पॉइंट तक है, ठीक है। अब ऐसे ही समझो, मतलब मटेरियल का जो प्लास्टिक नेचर है उसके लिए तो वो बहुत लोड ले सकता है। वो समझते हैं, मतलब WSM में हम लेते थे कि मटेरियल का स्ट्रेंथ सिर्फ यील्ड पॉइंट तक है। और इलास्टिक पॉइंट ही समझो आप, इलास्टिक पॉइंट तक है, मतलब इलास्टिक जो हम स्टील है, वो स्टील तो है डक्टाइल मटेरियल, लेकिन हम समझ के चलते हैं कि वो इलास्टिक मटेरियल है। तो वो सोच के हम सब डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें हमें क्यों हम ऐसे समझते हैं, क्यों हम इतना लोड, असल में तो ये मटेरियल इतना लोड ले सकता, लेकिन हम क्यों नहीं सोचते? क्योंकि इस पॉइंट के बाद क्या होता है, यील्ड पॉइंट के बाद कहो, ठीक है, ये इलास्टिक, ठीक है, आप इलास्टिक ही समझो। इलास्टिक पॉइंट के बाद क्या होता है, इलास्टिक पॉइंट के बाद मैंने क्या कहा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। तो अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए तो वो मटेरियल, आप समझो एक बीम है, वो बीम बेंड हो गया, बीम थोड़ा बेंड हो गया, लोड इसके ऊपर पड़ गया, बीम थोड़ा बेंड हो गया, तो वो क्या हमारा काम का रहेगा? हम क्या उस पर काम कर सकते हैं? नहीं। लेकिन वो कभी नहीं फेलियर होगा, वो इतना लोड ले सकता है तभी भी, लेकिन वो हमारा काम का नहीं रहता। इसीलिए हम कहते ही है कि इलास्टिक जो हमारा मटेरियल है वो इलास्टिक है।
तो ये हो गया वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अच्छा, अल्टीमेट लोड मेथड में क्या हुआ, और भी बोल रहा हूं मैं। अल्टीमेट लोड मेथड में बोला कि ये जो अल्टीमेट लोड है इसको सोच के ही हम करेंगे। मतलब पहले देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे ये जो कहा, ठीक है, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कोई एक मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ये जो लोअर यील्ड पॉइंट है ना, इसको ही लिया जाता है, ये असल में इसके ऊपर होता है। थोड़ा ड्राइंग का थोड़ा इशू है यहाँ पर, चाहिए ऐसा होता है कुछ, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो गिवन है यील्ड स्ट्रेस है कोई 190 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। एंड अल्टीमेट जो स्ट्रेस है ये होता, ये सपोज 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या हुआ, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एजम्पशन ये है कि आप मान के चलो कि मटेरियल इलास्टिक है, तो सिर्फ इस इतने दूरी ले सकता है एंड उसके बाद नहीं ले सकता। तो हम सोच रहे हैं कि मटेरियल 190 न्यूटन पर मिलीमीटर का लोड ले सकता, मतलब स्ट्रेस ले सकता है, लेकिन वो तो सच नहीं है। सच तो ये मटेरियल 330 न्यूटन तक, 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक हाई स्ट्रेस ले सकता है, ठीक है। तो यह हम मान रहे हैं WSM पर, ठीक है। ये जो USM है, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेन मेथड है, उस पर हम क्या सोचते हैं, उस पर हम, तो इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का नाम सुना है शायद, मतलब हम एक सेफ्टी क्राइटेरिया रखते हैं। मतलब ये जो 100 न्यूटन हम अगर हाईएस्ट लिमिट समझे तो उससे थोड़ा कम लेंगे, ताकि कोई अगर कंडीशन आए, कोई अगर इमरजेंसी आए, ज़्यादा लोड पड़ गया, जो होता है हमारा जो कैलकुलेशन होता है वैसे सब कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है, उससे कम भी पड़ सकता है। कम पड़ ले तो कोई अगर कम लोड उस पर पड़े तो कोई इशू नहीं, अगर ज़्यादा पड़े तो बहुत इशू हो सकता है। इसीलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, वो 2 या 3 के बीच में होता है। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका 2 ले लिया मैंने, तो वर्किंग लोड, मतलब जिसको हम डिज़ाइन लोड कहते हैं, जिस लोड के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, वो 95 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के लिए है, ठीक है। मतलब हम क्या सोच रहे हैं, ये जो मटेरियल है उसको ही हम वीक सोच रहे हैं, वीक सोच के ही हम डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि वो सेफ रहे। ये हो गया WSM। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड में क्या सोचा गया, वहां पर लोड को ही ज्यादा सोचा गया, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर पे जो लोड पड़ रहा है उसको ही ज्यादा सोचा गया। मतलब अगर ये 300 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 2 ही रहे, तो क्या हुआ, लोड को 300 इंटू 2, 600 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। डिजाइन हो गया 600 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे। पहले देखो, बहुत संभल के समझो। पहले क्या हुआ, पहले हो गया मटेरियल वीक, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे जो समझा जाता था, वहाँ पर देखा जाता है, वहाँ पर जो एजम्पशन ले जाता था, क्या था वो, मटेरियल का जो था मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ 190 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके वो सोचा जाता था कि मटेरियल 95 तक ले सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो लोड है, पहले मटेरियल को वीक समझा, फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड पर लोड को जो है वो समझ ही लिया। समझो कोई जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर पे समझो 200 न्यूटन लोड पड़ेगा, ठीक है। तो कैसा सोचा गया, सोचा ही ऐसा गया कि वो लोड जो है, अल्टीमेट लोड सपोज एक 300 न्यूटन ले सकता है। सोचा ही गया कि ज्यादा लोड के लिए हम अगर डिजाइन करें तो कम लोड आराम से ले लेगा। मतलब अब ये देखो, ये क्या हुआ, 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये इसका अल्टीमेट लोड है। हम इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इंटू कर बढ़ा देते हैं। हम ज्यादा लोड के लिए अगर डिजाइन करें तो कम लोड वो जरूर लेकर लेगा, ठीक है। ये हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड। क्या हुआ, ये 2 ही मेथड, ये तो पहले यूज किया जाता था, ठीक है। नंबर 2 के कॉन्सेप्ट आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया था। मतलब इतने लोड के लिए तो बहुत मटेरियल चाहिए और वो सब फालतू हो जाएगा,
क्योंकि उतना लोड पड़ता ही नहीं है। तो इस दोनों का कॉम्बाइन करके आ गया लिमिट स्टेट मेथड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे हम समझते थे मटेरियल है वीक, और यूएसएम पे हम मानते थे कि लोड है ज्यादा, मतलब लोड ही पड़ रहे हैं ज्यादा मोड। इसको कॉम्बाइन करके आ गया लिमिट स्टेट मेथड। मतलब हम लिमिट स्टेट, वहां पर दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था। एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी था मटेरियल के लिए, जिसको मटेरियल के जो एक्चुअल इंस्टेंट है उससे डिवाइड करना पड़ता था। ठीक है, और एक था लोड के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी था लोड के लिए, जिसको जो लोड पड़ता है उससे इंटू करना पड़ता था। ठीक है, एफओएस समझे? क्या हुआ, ये लिमिट स्टेट मेथड भी सेफ हो गया, इकोनॉमिकल हो गया। एंड लिमिट स्टेट मेथड का एक क्राइटेरिया था, ये क्या था, ये था सर्विसेबल। ये जो देता था इस 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर का हम बोलते थे सर्विसेबल था। ठीक है, उसके फैक्टर, उसके ऊपर भी लोड आ सकता, अगर आए तो, मतलब इमरजेंसी पे आ गया तो कोई कारण पे, तो भी वो सेफ चल जाएगा, क्योंकि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके उसको डिवाइड कर रहे थे। और इस पे क्या हुआ, इसको हम फुल स्ट्रेंथ को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। हम सोच ही रहे हैं लोड ज़्यादा पड़ रहा है तो उसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कम लोड पे, मतलब हम सोच ही रहे हैं कि ये मटेरियल को हम 90 न्यूटन पर 900 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये लोड आराम से ले लेगा। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्बाइन करके आ गया लिमिट स्टेट मेथड का कॉन्सेप्ट। अब समझ गए? तो ये बहुत डीप है, मतलब मुझे हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसलिए समझने को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। आई थिंक आप समझ गए हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो ये है डिज़ाइन मेथड्स। तो पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज़ करा जाता था, फिर यूएसएम मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड का कॉन्सेप्ट आया, फिर ये दोनों को देख करके बोला गया कि लिमिट स्ट्रेस मेथड ले आओ। लिमिट स्टेट मेथड पे क्या है, सर्विसेबल एट वर्किंग लोड, मतलब जो लोड वर्किंग लोड, एवरेज लोड जो आएगा उसको कहते हैं वर्किंग लोड, जो आता है जो आएगा एवरेज लोड रेगुलर वे पे, एंड सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड। अगर किसी वजह इमरजेंसी हो, कोई टाइम अगर अल्टीमेट लोड आ भी जाए उस पर, मतलब इस पॉइंट के ऊपर भी आ भी जाए, तो उस पर सेफ रहेगा। समझा? तो ये सब है डिजाइन मेथड्स। इसके बारे में डिटेल्स, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एजम्पशन हम क्या क्या फॉलो करेंगे। हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड का पहले देखेंगे कि वो कैसा कैलकुलेशन होता है, उस पर क्या क्या एजम्पशन ले जाते हैं। फिर उस पर हम सिंगली रेनफोर्स बीम पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस पे सिर्फ उतना ही है, सिंगली रेनफोर्स बीम पढ़ेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस पे लिमिट स्ट्रेस मेथड जो है वो बहुत डिटेल्स पे है। हम ये कंप्लीट करने के बाद लिमिट स्टेट मेथड पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीन मेथड का डिफरेंस क्या है। तो यहां से नोट कर लेना कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो मतलब डिटेल्स क्या है। थोड़ा अगर कोई ये पे आ जाए, मतलब 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, उसके लिए नोट सब कर लेना। कोई भी वही फॉलो करना, किसी भी बुक पे मिल जाएगा, वो सब में नहीं लिखा रहा, वो सब लिखा के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, वो सब आपको कोई भी बुक पे मिल जाएगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड का 2 नंबर का 3 नंबर का है, तो मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है अगर आपको आस्क करे तो आप थोड़ा लिखना पड़ेगा, वो क्या लिखेंगे मिल जाएगा आपको कोई किसी भी बुक पर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो या फिर यूएसएम हो या फिर एलएसएम हो। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का
वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम शुरू करेंगे इसके बाद के वीडियो से।